महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है। वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन दो का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। क्यों रोज वसीम मीर की खून की जरूरत पड़ती है हमारे फोर्सेस को, इस बात की मेरी गुजारिश है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अम्बेडकर जी ने आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब। बजट सत्र का 8वां दिन 10 फरवरी से 11 फरवरी आते आते चर्चा का सिलेबस कुछ बदला, कुछ वही रहा। अमेरिका से चेन में जकड़कर भारत भेजे गए अवैध प्रवासियों का मुद्दा आज भी उछला, साथ में कीवर्ड जुड़ा संविधान। कुंभ से जिस तरह जाम और रेलगाड़ियों के कांच तोड़ने की खबरें आ रही हैं, उन पर भी बहस हुई। कोशिश तो मणिपुर का मुद्दा उठाने की भी हुई, लेकिन प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन किसने किसको मछली खिलाई थी, इस पर बात ज़रूर हो गई। और क्या क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप देख डालिए पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये पूरा एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद विजय कुमार ने बढ़ती महंगाई और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मणिपुर पर चर्चा करने के लिए स्थगन नोटिस दिया, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। तय समय 11 बजे राज्यसभा का शून्यकाल शुरू हुआ। भाजपा सांसद डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि भारत के संविधान के साथ असंवैधानिक तरीके से खिलवाड़ हुआ है। संविधान के कई हिस्सों को बिना किसी संसदीय स्वीकृति के असंवैधानिक तरीके से संविधान से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने पूछा कि संविधान की मूल प्रति में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सहित कुल 22 इलस्ट्रेशन थे, जिसे बिना संसदीय स्वीकृति के कब और किसने हटाया। भारत के संविधान को रचते समय सभापति महोदय, संविधान सभा ने नंदलाल बोस जी को निमंत्रित किया था। संविधान सभा ने उन्हें निर्देशित किया था कि संविधान की भावनाओं को परिलक्षित करने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन से बना करके संविधान के हिस्से बनाए गए। नंदलाल बोस जी ने भारत के तत्कालीन संविधान के 22 अध्यायों के सर्वोत्तम पहले पेज पर ऊपर के स्थान पर 22 इलस्ट्रेशंस बनाए। क्या थे वो इलस्ट्रेशंस? भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, प्राचीनतम प्रतिनिधि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो का सील था, वो बनाया गया था, जिसे इन लोगों ने हटा दिया। भगवान श्री राम जब लौट करके आ रहे थे, भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी, जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया। भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया। सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 2 फोटोज थी, उन दोनों फोटोज को इन लोगों ने हटा दिया। लक्ष्मीबाई की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। शिवाजी की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र जो भारत की सीमाएं बनाती थी, उनके फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं इतनी इस सवाल के बाद ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया कि भाजपा सांसद झूठ बोल रहे हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मूल संविधान के बाद संशोधन के जरिए जितना परिवर्तन हुआ, हम सदन के अंदर उसे ही स्वीकार करेंगे। और ये सच है कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा को उल्लेखित करते वो 22 इलस्ट्रेशन संविधान की पुस्तकों में नहीं मिलते। माननीय सदस्य ने ये कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं
ने जो दस्तखत किए हैं उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। इसके बाद बोलने की बारी थी राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की। बस फिर हो गया सदन का पारा हाई। मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने अरे आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे। कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत में है वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। फिर बारी आई लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा की। जब वो बोल रहे थे तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बार बार उन्हें टोक रहे थे। इस पर जेपी नड्डा ने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी चुटकी ले ली। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पब्लिश हो रही है उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं है, उसमें वो इलस्ट्रेशंस नहीं। आपको जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। यह आपकी जिम्मेवारी है। खैर, जेपी नड्डा ने अपना भाषण जारी रखा और कहा कि सरकार की तरफ से हम सदन को आश्वस्त करते हैं कि प्रकाशक संविधान की मूल भावना के साथ संविधान को प्रकाशित करेंगे। जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे उसमें ये कृतियां नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया। जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात। दूसरी बात, दुख के साथ कहना पड़ता है कि विषय कुछ और था और हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजनीति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पॉइंट को, राजनीतिक इशू, पॉलिटिकल इशू को उठा करके इन्होंने
इन्होंने उसका एडवांटेज लेने का प्रयास किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राधा मोहन जी ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला, और इन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इसको एक्सपंज किया जाए। हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं। अब आते हैं लोकसभा की कार्यवाही पर। लोकसभा में भी तय समय माने 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सत्र की शुरुआत में सांसदों ने मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से अपने सवाल पूछे, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनसे पूछा कि हमने मंत्री जी को हिल्सा मछली खिलाई थी, लेकिन हमारे राज्य को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे, एमपी थे, जब दोस्त थे, अभी तो मंत्री बन गया, ऊपर में चला गया। सुनिए ना सर, अब सुनिए ना सर, मंत्री जी हमको जब एमपी थे सिर्फ, वो बोलते थे हमको हिल्सा कब खिलाएंगे दादा, तो हम हिल्सा लेके आए थे। आप आपस में प्रश्न मत पूछो, सर हिल्सा लेके भी आए थे उनको खिलाने के लिए, तो फिर जो मांगेंगे उसको लिए हिल्सा लेके आएंगे, प्रॉन लेके आएंगे, उससे कुछ। तो सर हमारा क्वेश्चन है, हम लोग के लिए क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए? ये तो आप एक कोस्टल विलेज 750 लाख दिया, ठीक है, और ज्यादा कोस्टल विलेज बनाइए। राजीव रंजन ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अगर आपकी राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बनाकर चलने को तैयार हो तो हम हर प्रस्ताव में आपके साथ हैं। कि जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज, मॉडर्न कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी से चलता है, और राज्य से जब प्रस्ताव आएगा तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी राज्य को छोड़कर चलने में विश्वास नहीं करते हैं, सभी राज्यों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य हमारे मित्र भी रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा, वो ये बताएं, वो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वहां पर सरकार के जो पश्चिम बंगाल सरकार के बहुत नजदीक है। हम उनको कहेंगे कि इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपको उनका चेहरा पसंद ना आए, मत आए, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं वो अगर देश के विकास के लिए है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लोकसभा के शून्यकाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि जब स्टेट यूनिवर्सिटीज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाती है तो वाइस चांसलर चुनने के फैसले में वो शामिल क्यों नहीं हो सकती। Sir, I'd like to draw your attention to the over-centralized draft regulations of the UGC 2025, which are seeking to replace the UGC regulations of 2018. These are completely anti-constitutional and anti-federal. There are three things that this draft regulations seek to do, which we want to roll back on. Number one, it has changed the criteria of the search and selection committee of the vice chancellors of state-aided universities. Education is a concurrent list subject, so both the state and the central government should work together. There is no state nominee, no nominee of the state government on the search and selection committee when the state pays completely for the state-run universities. The second is for the post of vice chancellor, anybody from public policy, public service, administration can now be appointed as the role of the vice chancellor. This will severely dilute the academic qualifications and standing of the vice chancellor. यूनियन बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने इस बजट को पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का मुद्दा उठाया और सदन को हथकड़ी और जंजीरों वाली तस्वीर याद दिलाई। सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं
कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। इसके बाद उन्होंने जैसे ही महाकुंभ को झूठा प्रचार कहा, सदन में भाजपा सांसदों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और उन्हें एंटी हिंदू तक कह डाला। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये साइंटिस्ट हैं, जस्ट अ मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठे। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठे, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द पॉइंट, देख लेंगे सब, देख लेंगे इसको। I will see. Please be seated. खैर, उन्होंने कुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि वो आंकड़ों को क्यों छिपा रहे हैं। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। बजट पर वापस आते हुए उन्होंने कह दिया कि यह डबल इंजन की सरकारें डबल ब्लंडर कर रही हैं। डबल इंजन बहुत सुनते थे, और अब इस बजट में 2 इंजन और बढ़ गए हैं। सभापति महोदय, ये 4 इंजन वाला है बजट, 4 इंजन। लगता तो ऐसा है कि ये एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसीलिए इन्हें 4 इंजन लगाने पड़े हैं। ये जनता को धोखा दे रहे हैं 4 इंजन की बात कर करके, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो डबल ब्लंडर कर रही है। उनके डबल ब्लंडर देखने को मिलने हमें। और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। इसके बाद लोकसभा में बारी थी शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे की। उन्होंने अखिलेश यादव पर हिंदुओं की आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। जब अखिलेश यादव ने कहा कि पहले वो डुबकी लगा कर आएं, तो श्रीकांत ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जी, आप तो डर से डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी, क्योंकि आज जिस तरह डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, आपको नहीं बोल रहा हूं खाली, मैं विपक्ष को बोल रहा हूं, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। बजट पर बोलते हुए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जीएसटी को मुद्दा बनाया और सरकार से पूछा कि इस बजट में मिडिल क्लास के हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या है। हमें आप एक बात बताइए,
कि इस बजट में हेल्थ पर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई या मिडिल क्लासेस के लिए आप यदि सभी पर जीएसटी 28% जीएसटी लगभग सीमेंट पर, आप एजुकेशन पर पूरा जीएसटी लगाए हुए हैं, पेंसिल पर, कलम पर, दवात पर, किताब पर, बच्चे पढ़ पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत क्लियर आग्रह करना चाहूंगा, हमको एजुकेशन, सबसे ज्यादा गरीबी भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार के समाधान पर हम कभी इस हिंदुस्तान में, इस सदन में चर्चा सही तरीके से नहीं कर पाते। उसका समाधान क्या होगा, उसका सोल्यूशन, जीएसटी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अब वापस आते हैं राज्यसभा पर। बजट स्पीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे ज़्यादा बिहार का नाम लिया था। चर्चा रही कि इस बजट से सबसे ज़्यादा बिहार लाभान्वित होगा। तो अब बारी थी बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव की। संजय यादव ने बजट की तुलना बिहार में नदियों पर बने पुलों से कर दी। यह बजट आर्थिक विकास का नहीं बल्कि जुमलों का एक दस्तावेज है और बिहार के लिए तो यह एक चुनावी बुलबुला है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये बुलबुला फट जाएगा। यह आम आदमी और किसानों का नहीं बल्कि यह बाजार और धनवानों का बजट है। महोदय, यह प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव बजट है। इस बजट में युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उनके लिए सरकार ने इस बजट में नौकरी को ना कहा, महंगाई को मोर, धरातल पर कुछ नहीं बिना बात का शोर। तो इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे उड़ीसा के साथी बोल रहे थे, बाकी इधर के भी साथी बोल रहे थे कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। साथियों, यह सच्चाई नहीं है। बिहार को इस बजट में कुछ नहीं मिला। 2015 से वही घोषणाएं बार बार हो रही हैं। 1,65,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में एक तरह से बोली लगाते हुए कहा था कि 1,65,000 करोड़ का। आप जितने भी पिछले 10 वर्ष के बजट उठा के देखिए, वही चीज़ रिपीट हो रही है। बिहार के लिए बजट में घोषणा यहाँ संसद से शुरू होती है और संसद में ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ की घोषणाएं दिल्ली का बॉर्डर भी पार नहीं कर पाती। बिहार तो फिर भी 1000 किलोमीटर दूर है। महोदय, इनकी जो घोषणाएं हैं वो बिहार में बने हुए पुलों की तरह हैं। कागजों में तो ये घोषणाएं बहुत शानदार, लंबी, चौड़ी और चमचमाती हुई नजर आती है, लेकिन धरातल पे उतरते हुए जैसे बिहार में वो भर भरा कर पुल गिर जाते हैं, ऐसे ही इनकी घोषणाओं का हश्र होता है। और इन तमाम मुद्दों के बीच यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता फैलाने का मुद्दा भी संसद में उठा। सर नमस्कार, मी आज संसदेमध्ये सोशल मीडिया, पॉडकास्टर आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली। आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम ही सर्व मंडळी करत आहेत OTT प्लेटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती। तो इस तरह से बजट सत्र का 8वां दिन समाप्त हुआ। कल के सत्र की रिपोर्ट लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी थे निवेदिता, अभिषेक और इरशाद। आप देखते रहिए खबरगांव। नमस्कार।